हाय स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन कि नीड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड क्यों है। देखो बच्चों, इसके लिए समझना ध्यान से। ऑडिट रिपोर्ट की नीड क्यों है, इसके लिए मैं कंपनी एक्ट 2013 की कुछ सेक्शन का जिक्र कर रहा हूं। आप लोगों ने मेरे से सेक्शन 128 पढ़ ली। अभी मैं आपको दो सेक्शन और बताने जा रहा हूं, सेक्शन 129 कंपनी एक्ट 2013 की, और एक आप पढ़ेंगे सेक्शन 133। इनमें से एक सेक्शन मैं आपको करा चुका हूं। बताओ, सेक्शन 128 किससे संबंधित है? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? धारा 128 किससे रिगार्डिंग कराई थी मैंने आपको? कंपनी की लेखा पुस्तकों से। लेखा पुस्तकों के संबंध में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि प्रत्येक कंपनी को अपनी लेखा पुस्तकें पंजीकृत कार्यालय पर रखनी होती हैं। जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी जरूरी है। एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि कंपनी लेखा पुस्तकों को 8 वर्ष तक संभाल कर रखेंगे। कंपनी को लेखा पुस्तकें कितने साल तक संभाल के रखनी है? 8 साल तक। और एक आखिरी बात और बताई थी मैंने आपको कि कंपनी को लेखा पुस्तकें कैसी रखनी है? उचित लेखा पुस्तकें रखनी है। ये सेक्शन आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपनी ऑडिट में। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपसे बताया था कि लेखा पुस्तकों को उचित लेखा पुस्तकें कब कहा जाएगा? हम कब कहेंगे कि कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें 2-3 चीजें बताई थी मैंने आपको। डबल एंट्री सिस्टम से हो, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली हो, डेबिट और क्रेडिट कोई भी लेन देन के दो प्रभाव आएंगे। या तो क्या होगा? डेबिट होगा, या क्या होगा? क्रेडिट होगा। दो तरफा इसके प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का नाम ही लेन देन है। तो लेन है तो देन भी है। आपने माल खरीदा तो आपके पास क्या आया? माल आया। बदले में क्या देना है? पैसा देना है। तो दो प्रभाव होते हैं, इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक बात बताई थी कि लेखा पुस्तकें कंपनी की किस आधार पर रखी जाएंगी? 2 आधार होते हैं बच्चों, एक नगद आधार होता है और एक उपार्जन आधार। नगद आधार क्या कहता है कि पैसा जाए तो एंट्री करना, नहीं जाए तो सोचना ही मत। समझ में आ रहा है? कि जब चला जाए वो आपका नहीं रहा, आ जाए तो आपका हो गया। ये उम्मीद कि आ जाएगा, दिमागी मत लगाओ। ये कि जाना है, दिमागी मत लगाओ। तो वो आधार क्या कहलाता है आपका? बताओ, नगद आधार। लेकिन आपको मालूम है कि भाई मार्च में जो कर्मचारी आपके यहाँ नौकरी कर चुके हैं उसको सैलरी देनी है कब? अप्रैल में। देनी तो है ही ना, देनी तो है ही, पर देंगे कब? अप्रैल में। तो मार्च मंथ का खर्चा मार्च में बुक करेंगे। अगर यह आधार है तो उसको क्या कहते हैं अपन? उपार्जन आधार। ये समझ में आ गया? और एक और बात बताई थी कि सब लेखा पुस्तकें इस तरीके से मेंटेन करना कि वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे, सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत करे। ये बातें समझ में आ गई थी। अब आपसे ये पूछा जाए कि साहब ऑडिट की नीड क्यों है, तो ये कैसे मान लें हम कि कंपनी ने जो लेखा पुस्तकें रखी है वो सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत कर रही है या नहीं कर रही? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति से क्या करवानी जरूरी है? जांच पड़ताल। जो सारी जांच पड़ताल करने के बाद बताएगा
कि कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है, सब कुछ क्या है, सत्यम उचित है, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट की नीड है। ये तो बात किसमें पढ़ी है आपने, सेक्शन 128 में। ऐसे ही कंपनी एक्ट की एक सेक्शन है 129। बच्चों 129 किससे संबंधित है, कंपनी के वित्तीय विवरण से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 बताओ किससे संबंधित है, वित्तीय विवरण में क्या आते हैं, वित्तीय विवरण में क्या शामिल है, बोलते जाओ, वित्तीय विवरण में क्या क्या आता है। मतलब वही पूछ रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, यही ना, एक तो बैलेंस शीट और एक P&L, ये दो सुने आपने। आर्थिक चिट्ठा क्या बताता है हमें, भाई किसी भी व्यक्ति का या किसी भी कंपनी का आर्थिक चिट्ठा हमें क्या बताता है, कि कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक स्थिति समझ गए या नहीं समझी, सब बैलेंस शीट देख के हम सामने वाले की पोजीशन बता सकते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। पोजीशन का मतलब क्या है बताओ, बता सकते हो। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे मामा जी की बात बताता हूँ। मेरे नाना जी जो थे बहुत पैसे वाले थे। मेरे पापा की जब शादी हुई थी तो इतना दहेज दिया था उन्होंने कि हमारे जो बारात लेके गए थे ना, तो नदी में डाकू रहते थे पहले। हमारे गांव में उधर नदियां बहती थी, नदियों में डाकू छुप के रहते थे, तो वो डाकू पीछे पड़ गए थे, क्योंकि तो गांव में खबर थी कि भाई सोने की ईंटें मिली है इनको। वो मेरे नाना जी के पास में सोने की ईंटें थी, इतने पैसे वाले थे। मेरे मामा जी के मेरे नाना जी के यहाँ पे मेरे मामा जी ने जन्म लिया, तो पहले पुराने लोग क्या करते थे, जन्म लेते ही एक टीबा टीबा बोलते हैं हम, जिसको आजकल आप क्या बोलते हो, कुंडली, कि कुंडली बनवाते थे पंडित से। तो एक बहुत ज्ञानी पंडित था, वो आया, मामा जी की कुंडली बनाई, मेरे नाना जी को बोला, बोला सेठ जी ऐसा बेटा जना है कि तुम्हें ये मिट्टी में मिलाएगा, सब खत्म कर देगा तुम्हारा। नाना जी टेंशन में आ गई, बोले पंडित जी कोई इलाज, बोले विधि के विधान को तो भगवान ही नहीं बदल सकते। स्वयं प्रभु राम आए, उन्हें वनवास जाना पड़ा, माता सीता से दूर रहना पड़ा, क्योंकि उनके भाग्य में वो लिखा था। तो विधि के विधान तो कोई नहीं पलट सकता, प्रभाव थोड़ा क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। जैसे 14 साल का वनवास 4 का हो जाता, अगर वो हाथ में कोई मूंगा उंगा पहन लेते तो। ये पंडित लोग ऐसे बोलते हैं, तो उन्होंने कोई मूंगा उंगा बताया होगा, नाना जी को लगा ऐसे ही है पंडित फालतू में अपने पैसे बनाने के चक्कर में, तो नहीं करा। तो साहब मेरे मामा जी ने तो अपने हरकतें बचपन में दिखानी शुरू कर दी थी। आज मेरे नाना जी और मामा जी की पोजीशन ये है कि सुबह कमाए तो शाम को खाएं, सारे पैसे साफ, सब खत्म, लेकिन मूछें अभी भी खड़ी हुई हैं, इज्जत वही है। तो नाना मामा जी के बच्चों की शादी हुई, पैसे थे नहीं, लेकिन साहब इज्जत बहुत है। तो लोगों को यूँ नहीं लगना चाहिए कि हम गरीब हो गए। पैसे शादी में 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस आदमी के पास 15,000 नहीं वो 15 लाख खर्च कर रहा है, तो 15 लाख कहाँ से आएंगे, पैसा तो है ही नहीं, कर्जा ले लिया, चुकाने के स्रोत ही नहीं है, कर्जा ले लिया, इज्जत थी तो मिल गई मार्केट से पैसे। फिर साहब बच्चों की तो शादी नहीं हो रही, बच्ची तो शादी हो जाती बच्चियों की, तो अब लड़कों की होती नहीं, क्यों गांव में आता है कोई भी रिश्ता देखने के लिए, बोले यार इनका तो मकान पुराना सा है, तो मकान बनाने में लगा दिया 15-20 लाख रुपए, और कर्जे ले लिए। अब इतने कर्जे हो गए कि उनसे महीने के ब्याज ही नहीं चुकाए जाते, ब्याज ही नहीं चुकाए जाते। अब अगर कोई उनकी बैलेंस शीट बनाए ना, तो असेट साइड में जो असेट दिखेंगी, मालूम है कौन सी दिखेगी, कैपिटल असेट साइड में आ रही है, जबकि कैपिटल की तरह आनी चाहिए, यानी कि पूंजी नकारात्मक हो गई, पूंजी लोगों की लगी हुई है, खुद की तो है ही नहीं। तो आर्थिक चिट्ठा हमेशा क्या बताता है, आपकी स्थिति,
और लाभ हानि खाता क्या बताता है कि आपने जो व्यापार किया उसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो ये आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, और एक होता है नगद प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कहां से पैसा आया और कहां पैसा जा रहा है, कैश का फ्लो क्या है। ये सब किसके पार्ट है? वित्तीय विवरण के। अब धारा 129 क्या कहती है कि प्रत्येक कंपनी को वित्तीय विवरण बनाने क्या है? अनिवार्य है। प्रत्येक कंपनी को वित्तीय विवरण बनाने क्या है बोलो? अनिवार्य है। किस तरीके से बनाए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए? तो इन्होंने 3 बातें कही है कि कोई भी कंपनी अगर अपने बैलेंस शीट पी एंड एल बनाएगी तो 3 चीजें ध्यान जरूर रखेगी। पहला कि साहब इनके वित्तीय विवरण शेड्यूल 3 के प्रारूप में हो, शेड्यूल 3 के प्रारूप में हो। समझ में आ गया? यानी कि फॉर्मेट आपका और मेरा नहीं चलेगा, खुद कंपनी एक्ट ने बैलेंस शीट पी एंड एल का क्या दे रखा है? फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में ही आपको बैलेंस शीट पी एंड एल बनानी है। और ये बात कहां लिखी हुई है? धारा 129 में। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? फिर इन्होंने कहा साहब वित्तीय विवरण जब भी बनाए एएस की क्या हो? एएस का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों ये एएस जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये ऐच्छिक है या अनिवार्य है? ऑडिटर के लिए कि कंपनी के लिए? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ये कंपनी के लिए क्या होते हैं? अनिवार्य। प्रत्येक कंपनी को अपने लाभ हानि खाते बनाने के लिए किसकी पालना करनी पड़ेगी? एएस की पालना करनी पड़ेगी। ये अनिवार्य है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, स्टॉक। बताओ स्टॉक को लेखा पुस्तकों में किस मूल्य पर दर्शाया जाए? मेरा क्वेश्चन समझ गए क्या? मान लीजिए मैं ये मार्कर की दुकान है मेरी, मार्कर बेचता हूं, मैंने 100 मार्कर खरीदे, एक मार्कर मेरे 10 रुपए का पड़ा, तो मेरी लागत कितनी हुई? 1000 रुपए। कितनी हुई बताओ? 1000 रुपए। तो मैं लेखा पुस्तकों में इसको किस मूल्य पर दिखाऊं? 1000 पे दिखाऊं। लेकिन हमारा जो एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, एएस 2 ये कहता है कि कंपनी को स्टॉक लागत मूल्य या बाजार मूल्य यानी कि शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, दोनों में से जो भी क्या हो कम हो उस पर दिखाओ। दोनों में से जो भी क्या हो कम हो उस पर दिखाओ। समझ में आ रहा है? अभी बताएंगे। पहले ये समझ में आ रहा है क्या? लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो भी क्या हो कम हो। अब मालूम चला कि साहब ये जो मार्कर कंपनी के पास में पड़े हुए हैं खरीद के लाए, फैशन आउट हो गई और अब वो मार्कर बिकते ही नहीं। ऐसा होता है क्या? बहुत सारे बिजनेस है ऐसे, बहुत सारे बिजनेस है कि साहब फैशन के ऊपर चलते हैं। जब मैं आप लोगों की उम्र में था तो एक फिल्म आई थी हमारे टाइम पे, बहुत सुपर हिट गई थी। फिल्म का नाम था मोहब्बतें। देखिए आप लोगों ने? शाहरुख खान की, बिल्कुल याद आ गया आपको, समझ गए? आपको एक बात याद है, मैं बताता हूं। शाहरुख खान ने उस फिल्म में एक पैंट पहनी थी जिसमें क्रॉस पॉकेट था, यूं क्रॉस पॉकेट, ठीक है, और स्वेटर को वो पीछे आगे बांध के यूं एक गिटार बजाते हुए फोटो खिंचवाया। वो पैंट इतनी सुपर हिट हुई, पैंट इतनी सुपर हिट हुई कि साहब हर दुकानों में वो पैंट मिलनी शुरू हो गई। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो हीरो लोग करते हैं ना उसकी नकल करते हैं। बताओ है कि नहीं है? अब जब से ये आया ना झूमे जो पठान, तब से बच्चे लोग चोटी बना रहे हैं, पीछे चोटियां बनाने लग गए लोग। बीच में वो आई थी संजय दत्त की एक फिल्म, तो बच्चों ने कटोरी बनानी शुरू कर दी इधर से। साहब स्टाइल ऐसे तो करते हैं। मैं केजीएफ 2 देख के आया था बच्चों एक बार, ये सत्य घटना है। केजीएफ 2 देख के आया तो मुझे उस पूरी फिल्म में एक शानदार चीज मालूम क्या लगी? रॉक स्टार, यस। उनका क्या गजब का हीरो है यार। और उसकी ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत शानदार लगी। उनका क्या ड्रेस पहन रहा है, क्या लुक मार रहा है। मैंने उसकी पैंट को ध्यान से देखा,
तो मालूम चला कि ये तो पुरानी स्टाइल की पैंट है। आपने देखा होगा, 2-3 खरीद रखी मैंने भी, पहन के आता हूँ ना कई बार, बेल बॉटम। उसको देख के मैं बेल बॉटम सिलवा के लाया, वो टेलर ने बिगाड़ दी, बात अलग है, लेकिन मैं सिलवा कर लाया उसको। तो हम लोग कॉपी करते हैं। अब क्या हुआ साहब, वो माल बिकेगा, फिर क्या होगा, एक नई फिल्म आएगी और उसमें वो फैशन आउट हो जाएगी। दुकानदारों के पास जो स्टॉक पड़ा है उसका क्या करे? अब तो ग्राहक आ ही नहीं रहे, लेने ही नहीं आ रहे, बताओ। तो बाजार मूल्य क्या हुआ उसका? जीरो। बिकेगा ही नहीं ना, देख के खुश होते रहो स्टॉक को, मार्केट में तो बिकेगा ही नहीं, तो बाजार मूल्य हो गया जीरो। तो लेखा पुस्तकों में कितने पे आएगा? ये जीरो पे दिखाना है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? AS2 कह रहा है। और ये कंपनी के लिए क्या है? अनिवार्य है। और ये तो मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो कंपनी के लिए क्या है? अनिवार्य है। अब इस बच्चे की क्यूरियोसिटी शांत करते हैं। इस जगह सर ऐसे में और AS में क्या फर्क है? ऐसे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। AS तो ये कहता है कि कंपनी अपने वित्तीय विवरण कैसे बनाएगी, वित्तीय विवरण बनाने की जिम्मेदारी किसकी? तो AS की पालना कौन करेगा? और मैं करता हूं ऑडिट। हम वित्तीय विवरण थोड़ी बनाते हैं, हम बैलेंस शीट पैनल थोड़ी बनाते हैं, हम अकाउंटिंग थोड़ी करते हैं। हम तो जो अकाउंटिंग कर चुके हैं उसको चेक करते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड हमारे ऊपर भी लागू हैं, उनको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। बताओ ये अच्छी है कि अनिवार्य है? ये अनिवार्य है, लेकिन ये अनिवार्य किसके लिए है? ये ऑडिटर के लिए है। किसके लिए अनिवार्य है? अंकेक्षक के लिए अनिवार्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑडिट करी और कागज जुटाई, जिसे अपन क्या कहते हैं? वर्किंग पेपर। तो ऐसे 230 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230 मुझे क्या कहता है कि जो भी वर्किंग पेपर तुमने बनाए और इकट्ठे करे, संभाल के रखो, कितने साल तक? तो ये मेरे ऊपर लागू है, कंपनी के ऊपर नहीं। समझ में आ गया फर्क? तो सेक्शन 129 ये कहती है कि वित्तीय विवरण शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेंगे, AS की पालना होगी, और इस तरीके से बनने चाहिए कि वित्तीय विवरण कैसी छवि प्रस्तुत करें? ट्रू एंड फेयर। अब बताओ, जो बैलेंस शीट P&L है वो सत्यामुचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसके लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति से जांच करवानी क्या है? जरूरी है। आप कहें नहीं सर हम तो सत्यामुचित है बिल्कुल, हमारी बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है क्या? तो साहब अपनी माँ किसको बुरी लगती है? अभी यहाँ पे एक गैंगस्टर था नागौर का, क्या नाम था उसका? आनंद पाल। उसका एनकाउंटर कर दिया पुलिस वालों ने, और उसकी माँ क्या बोलती है कि मेरे मासूम बच्चे को इन निर्दयी पुलिस वालों ने मार दिया। अब ठीक है, वो रॉबिन हुड पांडे था, क्योंकि अमीरों को लूटता, गरीबों की मदद करता था, कई लोग उसके फेवर में भी थे, पर था तो क्रिमिनल, तरीके तो क्राइम के ही थे, तो पुलिस वाले तो मारेंगे ही। पर उसकी माँ को तो लग ही नहीं रहा था। इसलिए क्या है, आपने बैलेंस शीट बनाई, वो सही बनाई गलत बनाई, वो आपके कहने से नहीं मानी जाएगी, वो एक किससे मानी जाएगी? स्वतंत्र व्यक्ति से। इसलिए अंकेक्षक कैसा व्यक्ति होता है? और वो जांच पड़ताल करेगा। और ये बातें धारा 129 में लिखी हुई है कि सब वित्तीय विवरण कैसी छवि प्रस्तुत करेंगे? सत्यामुचित। धारा 128 क्या कह रही है? लेखा पुस्तकें कैसी हो? सत्यामुचित। इसलिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया क्या? प्रत्येक कंपनी को AS की पालना करनी जरूरी है। AS कैसे बनाए जाते हैं? ये बातें किसमें लिखी हुई है? धारा 133 में। सेक्शन 133 किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, कि साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाए जाते हैं। बताओ, तीनों धाराएं समझ में आ गई? क्लियर है? तो इन धाराओं को पढ़ने से हमें यह समझ में आ गया कि कंपनी में ऑडिट करवाना क्या है? अनिवार्य है। अब आपके सामने एक चीज और पूछता हूं। धारा 129 में एक बात लिखी हुई है कि कंपनी की ऑडिट होना क्या है? अनिवार्य है। और ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट, अब आप एग्जाम में ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सुपुर्द करता है, किसको सुपुर्द करता है, यानी कि किसको डिलीवर करता है,
एक तो ये पूछे आपसे, और एक पूछेंगे किसको प्रस्तुत करता है या किसको संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है यानी कि किससे प्रेजेंट करता है, किससे प्रेजेंट करता है। दो अलग अलग बातें हो गई क्या, या एक ही बात है? अलग अलग बातें हैं। आपने किसी के नाम चिट्ठी लिखी, मैं पूछूंगी भाई किसके नाम लिखी, तो उस चिट्ठी के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होगा, पाने वाले का नाम, तो वो तो गया संबोधित करना, प्रस्तुत करना। आपने डिलीवर किसको की, डाकिए को, तो जो डाकिया होता है कंपनी का वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक बार एक केस हुआ था जो मैंने आपको कंपनी ऑडिट में पढ़ा भी दिया कि साहब एक मेंबर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में एक सीए के खिलाफ शिकायत कर दी कि साहब सीए साहब ने ऑडिट रिपोर्ट मेरे को नहीं भेजी, तो क्या मैं एक एक के घर जा जाके रिपोर्ट दे के आऊं? सब अंकेक्षक को ऑडिट रिपोर्ट किसे सुपुर्द करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ गए? संबोधित किसको करनी है। और अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो तो मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। ये बच्चा बताएगा, स्कूल गए हो आप, कभी गए हैं, कभी छुट्टी ली? स्कूल में और कोचिंग में छुट्टी करने में बहुत फर्क है। कोचिंग में छुट्टी करनी है आपको, मान लो भी पढ़ रहे हो, तो बताओ, आपकी इच्छा है। लेकिन स्कूल में अगर नहीं गए तो दूसरे दिन तो जाओगे, तो बेंच पे खड़ा कर देते थे। आजकल थोड़े से सभ्य हो गए, हमारे टाइम में थोड़ी असभ्यता ज्यादा थी। स्कूल में खड़ा नहीं करते थे बेंच पे, मुर्गा बन। और टीचर को खाली यही काम था कि भाई ये मुर्गा ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा। पूरे 1 घंटे के पीरियड में नजर रहती थी मुर्गे पे। बेचारा थक के जो ही नीचे होता पीछे से डंडा पड़ता धड़ाक। मैं कहा यार ये अच्छा काम है। तो मैं कहा गुरुजी एक छुट्टी तो लिए, कल लूज मोशन हो गए थे, यहाँ था, आपको तकलीफ होती है? बोले तो एप्लीकेशन नहीं दे सकते थे क्या? बताओ एप्लीकेशन लिखी है? लिखी है क्या? स्कूल में कभी एप्लीकेशन नहीं लिखी आपने? लिखी है? चल बेटा एप्लीकेशन की पहली हेडिंग बोल, क्या लिखते थे? सेवा में श्रीमान। ये बात गलत थी बस। आप लोग देखो कितने सेल्फिश थे। क्या लिखते थे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। अरे तो क्लास टीचर क्या कर रहा था बेचारा? कभी लिखा सेवा में श्रीमान क्लास टीचर महोदय? प्रधानाचार्य को क्यों? बोले सर क्लास टीचर की औकात ही क्या है, छुट्टी तो दे नहीं सकता, उसका काम पढ़ाने का है। तो समझ रहे हो, ऐसे ही हम प्रेजेंट करते हैं। क्या ऑडिट रिपोर्ट में लैंग्वेज क्या यूज करेंगे? टू द मेंबर्स, टू द मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। यानी कि हम किसको संबोधित कर रहे हैं? सदस्यों को, सदस्यों को। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो मैंने सदस्य के नाम रिपोर्ट बनाई टू द मेंबर्स, मैं सदस्यों को जा के नहीं देने वाला। मैं तो किसको सुपुर्द करूंगा? फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको कहां लेके जाएंगे? एजीएम में। किसके समक्ष? सदस्य के समक्ष। एजीएम में सदस्य के समक्ष ऑडिट रिपोर्ट क्या की जाएगी? प्रस्तुत की जाएगी। क्या ये अनिवार्य है? बिल्कुल। प्रत्येक कंपनी की ऑडिट होगी, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सुपुर्द करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको लेकर कहां आएंगे? एजीएम में। और किसके सामने रख देंगे? समझ में आ रहा है? तो बताओ क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें? है या नहीं है? तो प्रस्तुत तो तब करेगा ना जब ऑडिट कराएगा। इसका मतलब ऑडिट की क्या है? नीड है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? धारा 129। ये समझ में आ गया? अभी एक कॉलेज लेक्चर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एजीएम में अंकेक्षक की ऑडिट रिपोर्ट किसके द्वारा पढ़कर सुनाई जाती है? किसके द्वारा पढ़कर सुनाई जाती है?
ये ऑप्शन है आपके सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, और खुद सदस्य ही पढ़ लेंगे हम, क्या करेंगे सुना के। तो बच्चों इसका आंसर है ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ के नहीं सुनाते, कौन पढ़ के सुनाएगा? ऑडिटर। इसलिए एजीएम में ऑडिटर को अटेंड होना चाहिए। नहीं। अच्छा ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है उसका कारण बताता हूं। ये बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर डायरेक्टर और ऑडिटर, जो डायरेक्ट है ऑडिटर एजीएम में प्रस्तुत नहीं कर सकता क्या? तो बच्चों ये लॉटरी नहीं है कि एजीएम में ब्लास्ट होगी कि क्या परिणाम आए, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है, हम ऑडिट करते हैं, हमारी रिपोर्ट बनाकर किसको देते हैं, फिर डिस्कशन होता है हमारा आपस में कि भाई मैंने ये पॉइंट्स नोट किए हैं, आपको कोई डाउट्स है, कुछ मेरे को क्लियरिफिकेशन देना चाहते हो तो कहो। जब हम आपस में तय हो जाते हैं उसके बाद में फाइनल ड्राफ्टिंग कहाँ जाती है, एजीएम। इसलिए क्या होता है, सेट समझो, पूरा पूरा एक प्रोसेस समझो। सबसे पहले क्या बनेगा बताओ, मैं आपको इसका क्रम बता रहा हूं, क्रम। सबसे पहले क्या चीज बनेगी, सबसे पहले बनेंगे वित्तीय विवरण। सबसे पहले क्या तैयार होंगे बताओ, वित्तीय विवरण तैयार होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या तैयार होंगे, वित्तीय विवरण, जो कौन बनाएगा, कंपनी। फिर बच्चों ये वित्तीय विवरण तैयार होने के बाद डायरेक्टर इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हमारी तरफ से वित्तीय विवरण क्या है, तैयार है, और ऑडिटर को बुलाएंगे कि जनाब आप आ जाओ और जांच पड़ताल कर लो। जब तक वित्तीय विवरण तैयार नहीं है हम ऑडिट शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑडिट वहां शुरू करते हैं जहां अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? फिर ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, ऑडिट करके रिपोर्ट तैयार करेगा। अब ऑडिटर ने मान लो रिपोर्ट में कोई किंतु परंतु लिख दिया कि साहब ये अमुक व्यक्ति चोर है, इसने आपके यहाँ पे चोरी करी है, तो उसका स्पष्टीकरण कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा? जब ऑडिटर ने कह दिया कि ये फलाना फलाना ऐसे है, बताओ इसका जवाब कौन देगा, बताओ। अभी देखो कल परसों की बात है, मेरे बेटे की स्कूल में पीटीएम थी, तो मैं तो जाता ही नहीं हूं क्योंकि टीचर लोग बहुत इंसल्ट करते हैं। तो मेरी वाइफ गई होगी, आजकल पता नहीं मेरे बेटे के क्या फितूर चढ़ा हुआ है, एक अलग ही चीज सीख गया कि टिफिन लेके जाता है अपना, अपना खाता नहीं दूसरों का खा जाता है। जो उसके यार दोस्त है ना उनके टिफिन छीन छीन के खा जाता है, वो थोड़ा डोन टाइप का सा है। और कोई बोले यार हमें भी भूख लग रही है, बोले तू मेरा खा ले। तो उसकी कंप्लेन हो गई स्कूल में कि साहब ये हमारा टिफिन खा जाता है। तो टीचर ने पूछा तो ऐसा क्यों करता है, बोले मेरी मम्मी अच्छा नहीं बनाती, चाहे तो मेरे पापा से पूछ लो, और इनके टिफिन में खाना बढ़िया है और मैं इनको भूखा थोड़ी रहने दे रहा हूँ, मेरा टिफिन लाए उनको दे ही रहा हूँ। तो मैडम को हंसी भी आए और गुस्सा भी आए, बोले क्या करें इसका, बोले इसकी मम्मी को ही शिकायत करते हैं। मम्मी को कह दिया। अब देखो टीचर का काम था कमेंट करना, सुधारने का काम टीचर का नहीं है। सुधारने का काम तो क्या है, पेरेंट्स का है। हमारे पास आते हैं कई पेरेंट्स, साहब ये मेरा बालक है इसको आप सुधारो। अरे मैंने कहा हम हमारे बालक को तो नहीं सुधार पा रहे, सुधारने का काम थोड़ी है। तो बात समझो, मैंने ऑडिट तैयार कर दी और कमेंट कर दी है कि साहब ये गड़बड़ रही है, इसका स्पष्टीकरण सदस्यों को कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्बली देंगे या लिख के देंगे, कहां पे लिख के देंगे, किस में लिख के देंगे? तो साहब ऑडिट रिपोर्ट के बाद तैयार क्या होती है, बोर्ड रिपोर्ट। और बताओ बोर्ड रिपोर्ट किसके बेसिस पे तैयार होगी, ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे। इसलिए ऑडिट पहले होगी, उसके आधार पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बनाएंगे, अपनी खुद की बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे। और इन तीनों का सेट कहां सबमिट होगा, एजीएम में, किसके समक्ष, सदस्यों के समक्ष। बोलो समझ में आ रहा है क्या, सबके क्लियर है? तो ये तरीका है। अब बताओ अगर इनमें से ऑडिट रिपोर्ट नहीं बने
तो ये तो मीटिंग ही नहीं हो पाएगी और इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऑडिट रिपोर्ट की नीड है या नहीं है, मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? पूरे कंपनी एक्ट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ऑडिट करवाना प्रत्येक कंपनी के लिए क्या है, अनिवार्य है। लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है, पर इस तरह की धाराएं हैं जिनमें साफ साफ दिख रहा है कि बिना ऑडिट के एजीएम हो ही नहीं सकती। बोलो यहां तक की बातें समझ में आ गई? तो एक बार ये पढ़ के सुनाता हूं, देखो नोट से। टॉपिक का नाम है नीड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधान है। धारा 129 के अनुसार कंपनी के जो भी वित्तीय विवरण होंगे उसमें 3 चीजें होनी जरूरी है कि वो सत्यामुचित छवि प्रस्तुत करे, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हो और एएस की अनुपालना हो। अब सत्यामुचित है या नहीं है, इसके लिए तो ऑडिट करानी पड़ेगी। दूसरी बात, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वित्तीय विवरण को कहां पर प्रस्तुत करेंगे, एजीएम में। लेकिन वित्तीय विवरण के साथ क्या अटैच होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट। बोलो समझ में आ रही है क्या बातें? ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, नीड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो थ्योरेटिकल है। पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, आएगा तो भी आप एग्जाम में कर दोगे कि एक बढ़िया रिपोर्ट किसको कहते हैं, एक अच्छी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो बताओ किस रिपोर्ट को बढ़िया कहेंगे आप? जो संदेह रहित हो, नहीं क्लीन तो राय हो गई। अगर आपके यहाँ पे गड़बड़ है तो मैं क्लीन रिपोर्ट कैसे दूंगा? मैंने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी तो वो गलत थोड़ी है। बात यह है कि संदेह रहित हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं वो सामने वाले के समझ में आए। बात समझ रहे हो क्या? नहीं समझे? मैंने आपको शायद एक बार पहले भी किस्सा सुनाया था कि एक मेरा दोस्त है रामदास बंसल, चार्टेड अकाउंटेंट है, और हम लोग बचपन के दोस्त हैं, मतलब 4th क्लास से हम साथ पढ़े हुए हैं, साथ में सीए बने। आज भी हमारा अच्छा दोस्ताना है, घर भी आना जाना है। औरतें थोड़ी सी ईर्ष्यालु होती हैं, तो उसकी वाइफ ने एक दिन मेरे ऊपर कमेंट कर दिया कि बोला भैया मुझे तो आपकी दोस्ती पे डाउट है, आप इनके सच्चे दोस्त नहीं हो। मैं कहा भाभी जी आप पहले इंसान हो जो ऐसा कह रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला भैया देखो आप पढ़ाते हो, ऑफिस भी चलाते हो, तो ये आदमी तो सारे दिन घर बैठा रहता है, 11 बजे पहले ऑफिस नहीं जाता। मैंने कहा आपसे प्रेम करता है इसलिए घर नहीं जाता, 11 बजे तक घर पे रहता है, हम बीवी से डरते हैं इसलिए सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। लेकिन बोले नहीं नहीं ये भी पढ़ाएगा और आपको ये करना पड़ेगा। अब 15-16 साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, इतने इंस्टीट्यूट में जानते हैं। मैंने कहा ठीक है तो मामूली सा काम है, क्लास में मैं इसको खड़ा कर दूंगा। और एक मजेदार बात बताऊं, वो मेरे से इंटेलिजेंट था डे 1 से, 4th क्लास से ही। सीए में भी मेरे से इंटेलिजेंट रहा, ज्ञान उसमें अल्टीमेट है। लेकिन जब वो पढ़ाता है ना तो वो खुद ही गुनगुना लेता है। अब मेरे में कितना ज्ञान है ये कोई काम का नहीं है आपके लिए। मैं उस ज्ञान को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और आपके समझ में नहीं आ रही, तो वो कही हुई बात का कोई मायने ही नहीं रखता। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट, संदेह रहित। और एक और बात बताओ, निबंध में और रिपोर्ट में फर्क होता है क्या? निबंध तो हमें कहते हैं भाई लिखो, तो फिर आप भी अपने पे आ जाते हो कि एक बार हम कलम उठा लें तो अपने आप की भी नहीं सुनते, फिर लिखे जाएंगे लिखे जाएंगे, कभी क्या लिख गया खुद को ही नहीं मालूम। नहीं समझे? धनाधन लिखे जाओ लिखे जाओ। और हमें ऑडिट रिपोर्ट में क्या सिखाया जाता है? शॉर्ट करो, समराइज करो, 1 वर्ड में बात बोलो। जितना समराइज होगा, जितना संक्षिप्त होगा रिपोर्ट उतनी बढ़िया। समझ में आ रहा है? और एक और बात, हवाई फायर नहीं होंगे रिपोर्ट में। कुछ भी लिखोगे उसके आपके पास में क्या होने चाहिए? आधार। तो रिपोर्ट हमेशा किसके ऊपर आधारित होगी? तथ्यात्मक सूचना पर, कि आप जो कह रहे हो वो तथ्य क्या है, वो फैक्ट्स क्या है। दूसरा, कैसी प्रस्तुति होनी चाहिए? प्रभावी, लोगों को समझ में आए। तीसरा, अगर मान लीजिए आप ऑडिट करने गए और आपको सिस्टम में कोई कमी दिखाई दी, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि वो कमी को उजागर करें, और वो भी कैसे? ईमानदारी के साथ। कैसे करेंगे? ईमानदारी के साथ। समझ में आ रहा है या नहीं समझे? देखो मुझे आप लोगों को खुश करना हो, सपोज करो अभी मैं रिजल्ट देख रहा था बच्चों के,
तो मैंने देखा कि यार ऑडिट में तो हाईएस्ट 75 में कितने आ गए, 75, और बीओ में आए कितने, 63। मैंने मनीष को कहा यार बच्चे 90% से ऊपर नहीं ला पा रहे, चक्कर क्या है। मनीष ने कहा गौर कर इस पे, 75 में 75 दिलवा इनको। मैं कहा यार सब्जेक्ट सब्जेक्ट का फर्क है, उसमें बहुत सारे कंटेंट रटने पड़ते हैं, यहाँ रटना नहीं है, समझना है। तो दोनों सब्जेक्ट का फर्क है, लेकिन करेंगे प्रयास। मैं चाहता तो आपके 75 में कितने आ सकते थे, क्योंकि पेपर तो मैं ही बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन भी ऐसे दे देता और आप क्या हो जाते, खुश भी हो जाते कि हाँ भाई बहुत बढ़िया काम हो गया। पर ये ईमानदारी के साथ काम नहीं होता। ईमानदारी ये है कि हमें एग्जाम में ओरिएंटेड पेपर बनाना है, चाहे आपका नंबर कम हो और चाहे ज्यादा हो। तो ऑडिटर ईमानदार व्यक्ति होता है, ईमानदारी के साथ कमियों को क्या करे, प्रकट करे, छुपाए नहीं। और अपनी राय कैसी देगा, स्वतंत्र। किसी के दबाव में आके अगर आप काम कर रहे हो, किसी से प्रभावित होकर काम कर रहे हो, तो इसका मतलब स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हो। तो अंकेक्षक कैसा व्यक्ति होता है, स्वतंत्र। तो राय भी कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र। समझ में आ गया। अब ये बच्चा मेरे पास आया, सर मुझे टाइम ही नहीं मिलता, आप मेरा टाइम टेबल बना दो। कैसे बच्चे आते हैं, बहुत आते हैं। अभी तो क्या शुरुआत है, धीरे धीरे आपके ऊपर लोड बढ़ेगा। बोले सर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, अब मैं आपकी बुराइयां करने लग जाऊं दनादन, अरे तुम फर्जी हो, ये वो, पढ़ते नहीं हो, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, क्या टाइम टेबल बना दिया तुम्हारा। देखो बुराई करना आसान है, बच्चा कहेगा सर मेरे में लाख कमी है, वो सुधारो आप किसी की बुराई कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, तो उसे सुझाव भी दें कि इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। समझो, कोई भी बच्चा मेरे पास आता है, मैं उसको एक होमवर्क देता हूं तुरंत। मेरे पास आते हैं कई बच्चे कि सर टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। मैंने कहा बिल्कुल आसान है, तुम ईमानदारी से मेरे को एक एक घंटे का हिसाब लिख के दे दो, मैं बता दूंगा। कितने बजे उठा सिकंदर आज, 6 बजे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, एक एक घंटे का हिसाब एक दिन लिख के देख लो आप कि इस एक घंटे में मैंने ये किया, इस एक घंटे में मैंने ये किया, मुझे 24 घंटे का हिसाब दे दो। तो मैं आपको इसमें बता दूंगा कि देखो इतना टाइम आपने इन एक्टिविटीज में क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। आपको मालूम है कुमार मंगलम बिड़ला कितना बड़ा आदमी है कि नहीं है। उनके घर में नियम है, शाम को 8 बजे सबके मोबाइल जमा हो जाते हैं। 8 बजे बाद में कोई भी घर का आदमी मोबाइल के हाथ नहीं लगाएगा। अब बताओ, इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा व्यापार करता है, फिर भी फैमिली को टाइम दे पा रहा है। और हमारा तो मोबाइल शुरू ही रात को 9 बजे होता है, शुरू ही रात को 9 बजे होता है, समझ रहे हो। और खत्म कब होता है, जब तक नींद नहीं आए खत्म नहीं होता। अगर आपको ऐसी आदत है तो देखो बीबी आपसे नाराज हो जाएगी, परिवार में बच्चे नाराज हो जाएंगे, बीबी ये घर नहीं होगी तो बीबी भी मोबाइल में लगी रहती होगी। आप इस कोने में मोबाइल में लगे, वो उस कोने में मोबाइल में लगी हुई है, दोनों को आदत हो गई होगी। ये आप समझ ही नहीं रहे कि ये विकार है, ये एक रोग है। और कोई भी आदमी अगर मोबाइल को लेटे लेटे मोबाइल देख रहा है, अभी आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अभी 20 से लेके 35 की एज में होंगे। हमारे जैसे अधेड़ उम्र के हो जाओगे ना जब, कि ना तो जवान ही रहे ना बूढ़े ही रहे, तो देखो सर्वाइकल होगा, फिर आपको पेन किलर लेनी पड़ेगी, कई तरह की बीमारियां जनरेट हो जाएंगी। कोई भी डॉक्टर के पास चल जाओ, सब ऐसा कहते हैं कि मोबाइल को रख दो साइड में, देखना ये तो बैठ के देखो आराम से, लेटे लेटे मोबाइल देख रहे हो। तो आप किसी को अगर बुराई करते हो तो उसको क्या दो, सुझाव भी दो। उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि बुराइयां बुराइयां कर रहे हो, सुझाव भी दो, तब आपकी रिपोर्ट को अच्छा माना जाएगा। रिपोर्ट स्पष्ट और संदेह रहित होनी चाहिए। देखो सलाह तो ये होता है कि आपने जो काम किया वो कैसा किया, नहीं समझे। जैसे अभी कोई बच्चा आके मुझे पूछे सर मेरा पेपर का परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैं खाली ये बताऊंगा नंबर को देके कि अच्छी है कि बुरी है। अब कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर मैं इसमें इंप्रूवमेंट कैसे करूं, तो मैं उसको तरीके बताऊंगा। तो वो क्या हो गया, सुझाव। एक तो होती है ओपिनियन, एक होता है एडवाइस करना। तो ओपिनियन तो जो आपने करा उसके ऊपर मेरी राय जो बन रही है वो दूंगा, और सुझाव में क्या करता हूं कि आपको काम ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। और एक आखिरी चीज, अधूरी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जो भी बातें कहें पूर्ण कहें, पर पूर्ण के चक्कर में बहुत ज्यादा ना कहें, पूर्ण हो और क्या हो, संक्षिप्त हो। बच्चों जो मैं आपको ऑडिट पढ़ा रहा हूं,
ये लगभग लगभग 55 से 60 घंटे लगेंगे। जो कोर्स का ड्यूरेशन है इसका कितना है, 55 से 60 घंटे का। मैं सीए फाइनल में ऑडिट पढ़ाता हूँ तो मुझे 180 लेक्चर मिलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ाते हैं 180 लेक्चर, यानी 6 महीने लगते हैं हमको कोर्स कराने में। वही ऑडिट है। आपने जो पढ़ा ना, और सीए फाइनल वालों से बात करोगे, आपको सारी चीजों का नॉलेज होगा। आप उनके साथ बैठ के शास्त्रार्थ कर सकते हो, क्या पूछना चाहता है बता दोगे। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क खाली लिखने का है। आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और उनको लिखना पड़ता है, तो हमें उनको कंटेंट थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं। इतना ही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि शॉर्ट कर दिया तो चीजें गायब कर दी। चीजें गायब नहीं होनी चाहिए, चीजें भी हो और बहुत ज्यादा विस्तृत भी नहीं हो कि बच्चे उनको रखी साइड में दें कि यार इतना सारा कौन पढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो पूर्ण और संक्षिप्त होनी चाहिए, तो रिपोर्ट को क्या माना जाएगा, बेटर माना जाएगा। एक थ्योरेटिकल चीज थी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ जुडिशियल डिसीजंस, न्यायिक निर्णय कि कोर्ट में क्या क्या केस ऑडिट रिपोर्ट को रिगार्डिंग हुए हैं, और ये जुडिशियल डिसीजन आपके पूछे जा सकते हैं। पहला है लीड्स एस्टेट बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्सेस सेफर्ड। इसकी कहानी सुनाई थी, याद आपको, भूल गए, दोबारा कहानी सुना देता हूं। इस केस में क्या हुआ था, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी किस में है, लेकिन वास्तव में कंपनी लॉस में थी, क्योंकि कंपनी ने कुछ खर्चों का प्रोविजन नहीं किया और स्टॉक को क्या कर दिया था, ओवरवैल्यूड। अगर ये चीजें सही होती तो एक्चुअल में कंपनी किस में होती, लॉस में होती, पर ऑडिटर ने किस में बता दिया, और कंपनी ने अपने आप को प्रॉफिट में मानते हुए लाभांश की क्या कर दी, घोषणा। और लाभांश का नियम यह है कि एक बार अगर लाभांश की घोषणा कर दी तो कंपनी को भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे पैसे हो या नहीं हो, चाहे कर्जा लेके तो पर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो सब कंपनी ने लाभांश बांट दिया। अब लाभांश तो लाभों से बटना चाहिए, लाभ तो थे ही नहीं, एक्चुअल में तो लॉस था। तो लाभांश किससे बट गए, पूंजी से। तो आपकी पूंजी टूट गई, यही तो होगा। बताओ समझे कि नहीं समझे। अब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, क्या लोगों की इनकम आ रही थी, सरकारी नौकरी वालों को छोड़ दो, बाकी किसी की इनकम नहीं आ रही थी। लेकिन लोग भूखे थोड़ी मर रहे थे, खा तो रहे थे ना। तो वो खाना कहां से खा रहे थे, पैसा कहां से आ रहा था, जमा पूंजी टूट रही थी, जमा पूंजी टूट रही थी। और अगर कमाते रहते हैं तो खाते रहते हैं, तो वो किससे खा रहे हो, लाभ से। समझ में आ रहा है। तो कंपनी को मालूम चला कि साहब हमारे तो लाभ ही नहीं थे, हमको लाभांश बांटने पड़ रहे हैं, इसे ऑडिटर की वजह से बांटने पड़ रहे हैं। तो कंपनी ने उठा के केस ठोक दिया, और केस का नाम क्या बना, लीड्स एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्सेस सेफर्ड। सेफर्ड कौन थे, ऑडिटर थे। उनके ऊपर ये केस किया गया कि आपकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है, आपकी वजह से हमको पेमेंट करना पड़ा। और इस केस में ऑडिटर को लापरवाही का दोषी बताया गया, और ये कहा गया कि ऑडिटर को अपने आप को केवल जोड़ भागी गुणा भागी थोड़ी करनी है। हम कहीं ऑडिट करने जाते हैं कैलकुलेशन चेक करते हैं क्या, खाली हमें यह भी देखना है कि कंपनी के कार्य सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है पहला केस। दूसरा केस एलन क्रेग एंड कंपनी लिमिटेड। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि एक शेयर होल्डर ने आईसीआई में कंप्लेन कर दी। किसके खिलाफ, आईसीआई में किसके खिलाफ कंप्लेन करी, सीए के खिलाफ। क्या कहा उसने कि साहब इसने ऑडिट रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत नहीं करी, मेरे तक नहीं भेजी। तो इस केस में कहा गया कि अंकेक्षक का कर्तव्य संचालकों को ऑडिट रिपोर्ट सुपुर्द करना है। सुपुर्द किसको करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ना कि मेंबर्स को। मेंबर्स को क्या करते हैं, प्रस्तुत, प्रेजेंट, उनका नाम लिखते हैं, पर उनके घर जा जाके नहीं देते हम। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई संचालक मंडल उसके बाद में साधारण सभा में ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, पढ़ के सुनाएंगे। और ये वैसे जिम्मेदारी किसकी है, ऑडिटर की, कि वो एजीएम में आए और वो पढ़कर सुनाए। पर प्रैक्टिकली होता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पढ़ते हैं, ऑडिटर बैठा रहता है, वो कहता है भाई आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे से पूछ लेना। बोलो समझ में आ रहा है। एलन क्रेग एंड कंपनी भी समझ गए केस। तीसरा केस ऑडिटर, ऑडिटर पढ़ के सुना। एक जनरल लैंग्वेज है ये। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी एजीएम में रिपोर्ट पढ़ने का दायित्व किसका है, तो क्या कहोगे, ऑडिटर का दायित्व उसका है। पर प्रैक्टिकली क्या होता है,
ऑडिटर को ये थोड़ी कहेंगे खड़ा और पढ़ के सुना, वो तो गेस्ट है आपका, उसको बिठा देते हो। वैसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं पढ़ते, मैं आपको बता दूं। रियल लाइफ में क्या होता है, रिपोर्ट की एक कॉपी सबको बांट दी जाती है कि पढ़ लो, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। प्रैक्टिकली तो ये होता है। ये समझ में आ रहा है? अब आ जाओ तीसरा, लंदन एवं जनरल बैंक। ये तो आप मेरे से बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में भी। अंकेक्षक को कैसा व्यक्ति होना चाहिए, ये बात किसमें कही गई, लंदन एवं जनरल बैंक। आपको वो चीजें सत्यापित नहीं करनी चाहिए जो आपको सत्यापित करने का क्या नहीं हो, विश्वास ही नहीं हो। जिसको आप सत्यापित करने का विश्वास नहीं रखते, आपको वो नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का हमारा बेस था, तो हुआ क्या कि साहब हमारे साइकोलॉजी के टीचर का मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मतलब जो टीचर थे वो इधर उधर डिस्टर्ब हो गए, तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हुई। क्या साइकोलॉजी के टीचर ही नहीं आ रहे, तो मनीष टेंशन में आ गया। अब मनीष टेंशन में आ गया तो मैं आना ही था। मैंने कहा भाई इतना चेहरा हुआ क्यों उतरा हुआ है तेरा? बोले यार क्या करूं, ये साइकोलॉजी के टीचर छोड़ गए और दूसरा कौन को लाऊं, क्या करूं, और बच्चे मेरे प्राण पियेंगे। मैं कहा तेरा भाई बैठा है, क्यों टेंशन करता है तू? बोला तू तेरी साइकोलॉजी सुधार ले पहले खुद की। मैं कहा मैं लेके आऊंगा टीचर, मैं ये बोल रहा हूँ। फिर मनीष की अचानक से विचार आया, बोले यार जुगल तू ही पढ़ा ले। मैं कहा भाई माफ कर दे, मैं नहीं पढ़ा सकता, जो मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी वो मैं कहां से पढ़ाऊंगा बताओ। समझ रहे हो मेरी बात? आप उस चीज को सत्यापित कर ही नहीं सकते जिसका खुद को ही क्या नहीं है। तो आपने ऐसे कैसे कह दिया? आप ईमानदारी के साथ जो आपने देखा है वही लिखेंगे। अंकेक्षक को केवल तथ्य की सूचना, आपको जो भी देनी है वो सत्य देनी है, और अगर आपने तथ्य छुपा लिए तो आपको कर्तव्य भंग का क्या माना जाएगा? उत्तरदायी। ये सारी बातें किसमें पढ़ी थी आपने? लंदन एवं जनरल बैंक पे। आपको ध्यान हो तो आप मेरे से ये केस भी पढ़ चुके हैं, पिछले वाले चैप्टर में ये केस भी पढ़ चुके हैं। याद दिलाऊं? चलो मैं पूछता हूं, मानहानि के विरुद्ध दायित्व याद है? चलो ये बच्चा बताएगा। क्या एक ऑडिटर के खिलाफ मानहानि का दावा किया जा सकता है? आप बताएं। क्या एक ऑडिटर के विरुद्ध मानहानि का दावा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और ध्यान हो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अभी अडानी वाला, हिडनबर्ग वाली रिपोर्ट का। अब वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा है उसको कि साहब इसने तो हमारे सारे शेयर की बैंड बजा दी, हमारे लिए ऐसा उल्टा सुल्टा लिख दिया। ऑडिटर के ऊपर कभी भी मानहानि का केस नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसका क्या है, काम है। लेकिन हो सकता है यदि आपने द्वेष भावना से काम किया हो और आपने अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाके काम किया हो और जो बोला उसके पीछे आपके पास में कोई आधार नहीं है। अब देखो इस केस में क्या हुआ था। इस केस में ये हुआ कि कंपनी में स्टॉक कम पाया गया, स्टॉक की चोरी हो रखी थी। ऑडिटर ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो पीस मिले 50, कागजों में आ रहे थे 70। उन्होंने पूछा साहब 20 पीस कहाँ है? बोले सर पता नहीं कहाँ है। मतलब चोरी हो गई, जिम्मेदारी प्रबंधक की थी। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि साहब ये अमुक प्रबंधक ने इतने स्टॉक की क्या कर ली, चोरी कर ली। उसको ऊपर आरोप लगा दिया और वो रिपोर्ट में छाप दिया, और रिपोर्ट कहां बट गई, एजीएम में। तो प्रबंधक चिढ़ गया इस बात से कि यार पूरे दुनिया के सामने तूने मेरे को चोर बता दिया, मेरा नाम तक लिख दिया रिपोर्ट में। बताओ मेरे विरुद्ध केस होगा क्या या नहीं होगा? बताओ। मैंने कोई द्वेष भावना से काम नहीं किया, मेरा उद्देश्य उसको जलील करना थोड़ी था। मेरा काम क्या है बताओ? रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो इस केस में क्या हुआ देखो, ऑडिट रिपोर्ट में पर कंपनी के प्रबंधक के विरुद्ध विपरीत क्या की गई, टिप्पणी की गई। आपने प्रबंधक के बारे में भला बुरा कह दिया कि साहब ये आदमी ऐसा है, ये है, इसने गड़बड़ करी। और वो रिपोर्ट कहां बट गई, सदस्यों में बट गई, एजीएम में। अंकेक्षक के विरुद्ध मानहानि का केस ठोक दिया इस कंपनी ने कि यार ये कैसा ऑडिटर है, हमारे प्रबंधकों को इन्होंने चोर बता दिया। तो साहब कोर्ट में क्या कहा गया कि रिपोर्ट को छपवाना और बांटना ये तो कंपनी अंकेक्षक का क्या है, प्राथमिक अधिकार है, इसलिए वो मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? और एक और फेमस केस, ये भी आप मेरे से पिछले वाले में पढ़ चुके हैं, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, जिसमें वो कुत्ते वाली बात थी। और उस कुत्ते से ही क्लियर था
उन्होंने क्या कहा था कि अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, ना कि भोगने वाला। अर्थात हम लोग गलतियां पकड़ने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। कपट, अब बताओ मैं कहीं पर ऑडिट करने जाऊं, वहां पे फ्रॉड थे और वो फ्रॉड मेरे से पकड़ में ही नहीं आ रहे, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि कुछ कपट मेरे खोजने में ही नहीं आए? बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि कुछ कपट मेरे खोजने में ही नहीं आएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे साथ एक लड़का था, वो पढ़ता ही नहीं था, सारे दिन गुंडागर्दी मौज मस्ती बस यही सारे काम। 12th क्लास की बात है ये। तो सब लोग कहते हैं यार इसके क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, समझ लो। तो उसके पढ़ने की बस की विद्या नहीं थी। आज वो करोड़पति है, शानदार बिजनेस कर रखा है, यहाँ जयपुर में ही है। और इस बार उसको जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए की टिकट मिलेगी। इतना पैसा बड़ा आदमी हो गया वो। अभी तो मेरा तो क्लाइंट है, मेरे पास तो उसकी फाइल भी है, मेरा क्लाइंट है। वो कई बार बोलता है भाई मैं एमएलए बना तो तू मंत्री तो तू पक्का है। मैं कहा अरे मंत्रालय से बहुत डर लगता है, एक गृह मंत्रालय हमारा बहुत बिगड़ा हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपने खूब प्रयास किए, खूब मेहनत करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आपको चोर बता दिया जाए? क्या आपको बदमाश बता दिया जाए? ऐसा जरूरी नहीं है। ऑडिटर ने पूरे प्रयास कर लिए, पूरी सावधानी रख ली, कपट पकड़ में नहीं आए, कपट खोज नहीं पाया, तो क्या ऑडिटर को जेल होगी? क्या ऑडिटर उत्तरदायी होगा? ये बात किसमें कही गई थी? किंगस्टन कॉटन मिल्स। इन्होंने कहा कि आपको अपना काम उचित सावधानी और चतुराई से करना है। अगर आप कपट नहीं खोज पाते हो तो आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो, पर लापरवाही सिद्ध नहीं होनी चाहिए। लापरवाही सिद्ध नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने कई बार देखा है, बच्चे क्या रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, यार जूनियर अकाउंटेंट बन जाए तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। अरे भविष्य किसी का नहीं सुधरता कभी भी। आपको बता देता हूं, ये लड़कियां इतना कम क्यों पढ़ती हैं? बताओ लड़के इतने सारे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा नहीं पढ़ती। मेरी वाइफ से मैंने पूछा कि तू ज्यादा क्यों नहीं पढ़ी, तू बीए भी क्यों अटक गई? बोला कि मुझे एक बात मालूम थी कि एक बेवकूफ मेरे लिए पढ़ रहा है। बोला आप पढ़े, कमा रहे हो, किसके लिए? मैंने कहा तेरे लिए, बस हो गया काम। बात समझ रहे हो ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको रिजल्ट की नहीं सोचनी चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि कभी भी एग्जाम देने के बाद आपको गिल्ट फील नहीं हो कि यार मैंने प्रयासों में क्या रख दी, कमी रख दी। ये नहीं होना चाहिए। बस प्रयास, आप पूर्णतः प्रयास करो, होगा वही जो राम रचि रखा, जो प्रभु ने लिख रखा है होगा वही। तो यहां पर ऑडिटर जब पूरा काम चातुर्य के साथ कर रहा है, सावधानी के साथ कर रहा है, फिर भी यह संभव है कि कुछ कपट उसके पकड़ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बताओ? क्योंकि कपट करने वाले बहुत शातिर होते हैं। और मजेदार बात, खुद रक्षक ही क्या बन के बैठे हैं? भक्षक। जो प्रबंधक हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, वो खुद ही फ्रॉड कर रहे हैं और सोच समझ के कर रहे हैं। और हम फ्रॉड के लिए ट्रेंड थोड़ी होते हैं, हम तो ऑडिट के लिए ट्रेंड होते हैं। इसलिए हम लोग उत्तरदायी नहीं है। ये बात किसमें कही गई है? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड में। कुछ पूछ रहे थे बेटा? हाँ, ये मैं पर्टिकुलर जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 7 बिंदु नहीं है, वो है। ये पर्टिकुलर केस में केवल किसके रिगार्डिंग बोल रहा हूं? रिपोर्ट के रिगार्डिंग, कि भाई रिपोर्ट से रिगार्डिंग इन्होंने बात कही। कोई भी केस देख लो, एक केस में, किसी भी केस में आप उसकी नोट शीट पढ़ना, जजमेंट पढ़ना, 150 250 पेज के ऑर्डर होते हैं। तो कितनी सारी बातें लिखी हुई रहती हैं, ऐसा थोड़ी एक ही बात लिखी हुई रहती है। हमने उनमें से क्या किया है, मेन जो एग्जाम में पूछने वाले पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लिए हैं। यहां तक समझ गए सबके? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपसे पूछता हूं, बताते जाना, ऑडिट रिपोर्ट में और सर्टिफिकेट में क्या फर्क है? और आपके कोर्स में भी है बच्चों, ये टॉपिक का नाम ही क्या दिया हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, समझ रहे हो? अंकेक्षण, प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र। और मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप बताओगे। फर्क तो मालूम है आप लोगों को या नहीं है? ऑडिटर ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट देता है, ना कि सर्टिफिकेट।
फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क क्या है? आप कह रहे हो साहब सर्टिफिकेट में गारंटी टाइप हो जाती है, गारंटी देनी पड़ती है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट की लैंग्वेज क्या होती है? इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में, कि ये वित्तीय विवरण सत्यम उचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। जबकि सर्टिफिकेट की लैंग्वेज क्या होती है? दिस इज टू सर्टिफाई दैट, यह प्रमाणित किया जाता है कि। तो उसमें आप क्या कर रहे हो बताओ? प्रमाणित कर रहे हो, सर्टिफाई कर रहे हो, गारंटी दे रहे हो। अगर मान लीजिए ऑडिट में मेरी ओपिनियन लोगों को लगेगी गलत है, तो मेरा कोई दायित्व नहीं है, बशर्ते कि मैं प्रूव कर दूं कि जो मैंने कहा उसके पास, मेरे पास क्या है, उसके लिए एविडेंस है। सर्टिफिकेट में चाहे एविडेंस है तो भी जो गलत है तो वो गलत ही है। हमारे पास जो एविडेंस है, मान लो झूठे आ गए, हमारे पास जो एविडेंस है वो कैसे आ गए? झूठे आ गए। समझ रहे हो आप? अब जैसे मैं आपको बात मेरी वाइफ की बताता हूँ, चलो इसमें भी मेरी वाइफ की हमारे पूरे खानदान में बहुत तारीफें होती हैं, क्योंकि उसका थोड़ा नेचर सेवा भावी का है, लोगों की मदद करने का नेचर है। आजकल की लड़कियां इतना एडजस्ट नहीं करती हैं, वो बहुत एडजस्ट करती है, तो खूब लोग उसकी तारीफ करते हैं। और सब लोग बोलते हैं कि साहब ये बहुत गाय जैसी है, पर मुझसे पूछो कि गाय है कि शेरनी है। समझ रहे हो आप? ये तो अपनी अपनी ओपिनियन है साहब, लेकिन वो गाय नहीं है इस बात का मैं प्रमाण पत्र दे सकता हूं, सर्टिफाइड कर सकता हूं। फर्क समझ रहे हो? दोनों में फर्क समझ गए? अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट कौन देगा? ऑडिटर। और सर्टिफिकेट कौन देगा? ऑडिट रिपोर्ट कौन देता है? ऑडिटर। सर्टिफिकेट कौन देगा? इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान करता। तो एक बात ध्यान रखना, ऑडिट रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? अंकेक्षक द्वारा। जबकि सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? अनुसंधानकर्ता द्वारा, इन्वेस्टिगेटर द्वारा। एक बात समझ में आ गई क्या? एक बात समझ में आ गई सबके कि ऑडिट रिपोर्ट हमेशा कौन देगा? ऑडिटर। और सर्टिफिकेट कौन देगा? इन्वेस्टिगेटर। ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, प्रारूप, वो क्या होता है? निर्धारित होता है, फिक्स्ड होता है। बताओ किस में बताया गया है? ऐसे 700 में। जबकि सर्टिफिकेट का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं होता, कोई प्रारूप निर्धारित नहीं होता। समझ में आ रही बात? इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। सर्टिफिकेट लोग अपने अपनी लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है? फिक्स है। और एक बात बच्चों, रिपोर्ट जो दी जाती है, बताओ किस पे दी जाती है? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किस पर देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। पूरे पे कि आधे पे? कि बैलेंस शीट के ऊपर राय दे दूं, P&L पे नहीं दूं, ऐसा होता है क्या? सामान्यतः ऑडिट रिपोर्ट किस पे होती है? संपूर्ण वित्तीय विवरण पर। संपूर्ण वित्तीय विवरण पर, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि बैलेंस शीट पे दे दी, P&L पे नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। जबकि सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिया जाए। जैसे बैंक से कोई लोन ले लेता है, वो कहता था मेरे पास में 2 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, लोन दे दो मुझे, स्टॉक के अगेंस्ट लोन दे दो। तो बैंक कहता भाई CA से सर्टिफाई करवा के ला कि तेरे पास में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो बताओ फिर मैं सर्टिफिकेट केवल किसका दूंगा? स्टॉक का दूंगा। तो सर्टिफिकेट या तो संपूर्ण वित्तीय विवरण का हो सकता है, संपूर्ण वित्तीय विवरण का भी हो सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी बैलेंस शीट P&L भी सर्टिफाई करवा सकते हैं, या उसके किसी भाग का हो सकता है, उसके किसी भाग का हो सकता है। बोलो बातें समझ में आ रही है क्या? यहां तक क्लियर है?
और एक बात बताओ, ऑडिट रिपोर्ट में मैं तथ्यों की अभिव्यक्ति करता हूं या निश्चयात्मक प्रमाण देता हूं? यहां पर मैं सिर्फ क्या करता हूं, तथ्यों की अभिव्यक्ति, तथ्यों की अभिव्यक्ति करता हूं। मेरे जो विचार हैं वो सिर्फ मैं एक्सप्रेस करता हूं, अपने विचार प्रकट करता हूं, जबकि यहां पर आपके विचार किसी को चाहिए ही नहीं। सर्टिफिकेट में तथ्यों को क्या किया जाता है, प्रमाणित, तथ्यों को क्या किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक की बातें समझ गए? अच्छा, रिपोर्ट सामान्यतः कितने अवधि की होती है? नॉर्मली एक ऑडिट रिपोर्ट कितने पीरियड की होती है? सामान्यतः 1 वर्ष की होती है, सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होती है। और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की कोई अवधि निर्धारित नहीं है, कोई अवधि निर्धारित नहीं है, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ये हो सकता है 1 दिन का सर्टिफिकेट हो सकता है 1 महीने का और हो सकता है 5 साल का हो। जैसे बैंक वाले कहते हैं साहब 31 मार्च को बैंक का बैलेंस क्या था सर्टिफाई कर दो, तो 1 दिन का हो गया। ये भी कह सकते हैं साहब इस पूरे महीने में कितने लेन देन हुए वो सर्टिफाइड कर दो, और 5 साल का भी पूछ सकते हैं। तो सर्टिफिकेट का कोई अवधि निर्धारित नहीं होती। बोले यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, जो ऑडिट की जाती है, अब मैं आपको इसके साथ साथ ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट भी शुरू करवा रहा हूं, क्योंकि एक ही बात है, ऑडिट रिपोर्ट में और सर्टिफिकेट में डिफरेंस बोल दो, या ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस बोल दो। बताओ, ऑडिट जो की जाती है वो किस आधार पे की जाती है? विश्वास के साथ, विश्वास के साथ प्रारंभ होती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन करने वाला शक के साथ प्रारंभ करता है, शक के साथ प्रारंभ करता है। उनको सिखाया ही जाता है कि विश्वास मत करो, शक करो, और हमें यह कहा जाता है कि अंकेक्षक को शंकाशील व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है? और एक और बात, अंकेक्षक की योग्यता क्या है? निर्धारित है। अंकेक्षक की योग्यता क्या होती है? निर्धारित होती है। सामान्यतः कौन होता है? चार्टेड अकाउंटेंट। जबकि इन्वेस्टिगेटर की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। बोलो समझ में आ रही है क्या? तो ये कुछ बातें बताई है मैंने जो किन किन के बीच का डिफरेंस है, ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के बीच का डिफरेंस है। एक बार पढ़ के सुना रहा हूं बच्चों, देखो ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय सूचनाओं पर कैसी राय दी जाती है? स्वतंत्र राय। जबकि यहां पर सत्यता की क्या दी जाती है? गारंटी। तो ऑडिटर अपनी एक राय व्यक्त करता है, केवल स्वतंत्र राय वित्तीय विवरणों पर, जबकि यहां पर राय नहीं चाहिए आपसे, क्या दी जाती है? गारंटी दी जाती है कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तथ्यों को प्रमाणित कर रहे हो आप, या प्रमाणित कर रहे हो या व्यक्त कर रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है। बोलो पहला समझ में आ रहे? आगे पढ़ के सुनाता हूं। देखो, हम हमारी रिपोर्ट किसके ऊपर बेस्ड होकर देते हैं? साक्ष्यों पर निर्भर है। साक्ष्य गलत है तो हमारी रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। हम किसके ऊपर निर्भर होकर काम करते हैं बताओ? साक्ष्य और दस्तावेज पे। देखो मैं मेरी मम्मी की बात बताता हूँ। मेरी मम्मी जो है वो एक गुरु के चक्कर में लगी हुई है, उन्होंने गुरु बना रखा है, और वो गुरु जी जो है वो अलग ही हैं। तो मेरी मम्मी ना मंदिर जाती है, ना पूजा पाठ करती है, भगवान को मानती ही नहीं। और जब हम बोलते हैं मम्मी ये क्या है, अच्छा मैं गोविंद भक्त, तो मेरी मम्मी की तो गणित ही अलग है। और मेरी मम्मी मुझे सुना और देती है वचन कि तू ये क्या करता रहता है, सारे दिन पूजा पाठ करता है। मैंने कहा मम्मी हिंदू हूं तो करूंगा ही नहीं ये सब। बोले ये किसने कहा कि भगवान होते हैं? मैंने कहा तो फिर क्या होते हैं? फिर डायलॉग और मारती है कि पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो मैंने कहा यार ये गजब है।
अच्छा, उनका कॉन्सेप्ट अलग ही है। कई बार तो मैं भी विचलित हो जाता हूँ कि ये मम्मी सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। एक डायलॉग और मारा मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर। कौन सा? ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कि मंदिर मस्जिद काबे कैलाश में कहीं नहीं है भगवान। खोजी हूं तो तुरंत मिलूं, मैं तो पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो मेरी मम्मी जो है वो कबीरपंथी है, निर्गुण। मैं साकार, वो निराकार। अब सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। फिर मम्मी ने कहा बेटा देख, अब दो ही बातें होंगी, या तो तू नर्क में जाएगा या मैं नर्क में जाऊंगी। दोनों एक जगह तो नहीं मिलने वाले हम, क्योंकि दोनों की विचारधारा क्या है, अलग है। देखो, हमने जो सीखा, हमने जो देखा, हमने उसको मान लिया। हम हनुमान जी को भगवान मानते हैं, मेरी मम्मी कहती है बंदर है। अब मम्मी ऐसे ही कहती है, बोले तुमने बंदर को देखा, उसको भगवान बना दिया। अरे मनुष्य की कल्पना से परे है भगवान, उसका कोई रूप ही नहीं हो सकता। बोले तुमने सांप देखा, शंकर भगवान बना दिया। मैं कहा जो देखा वही तो मानेंगे, जो देखा ही नहीं उसको कैसे मान लें। तो ऑडिट किसके ऊपर निर्भर है? और अगर साक्ष्य दस्तावेज झूठे हैं तो मेरी रिपोर्ट गलत हो सकती है, और उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो किसके भरोसे हूं? साक्ष्य के भरोसे हूं। इसलिए मैं शुद्धता और सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता। जबकि यहां आप ये कह ही नहीं सकते कि साक्ष्य झूठे थे, क्योंकि आपकी राय नहीं मांगी किसी ने। आपसे क्या मांगी जा रही है? गारंटी। नेक्स्ट बताओ, ऑडिटर राय में क्या लिखता है? सत्य एवं उचित। और यहां पर सत्यापित करना है, कुछ को या सबको। अगर ऑडिटर की रिपोर्ट गलत हो गई तो ऑडिटर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बस ये प्रूव कर दे कि उसने कोई लापरवाही नहीं करी। यहां तो उत्तरदायी हो साहब। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में सुझाव भी देता है, सर्टिफिकेट देने वाला कोई सुझाव नहीं देता, ठप्पा लगाता है ये सर्टिफाइड है। बोलो फर्क समझ में आ गया? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पक्का आएगा, एक क्वेश्चन इसमें गारंटेड है, और ये आप लोग मुझे कराते जाना। ऑडिट रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? ऑडिट रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? समझ में आ रहा है क्या? ऑडिट रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? एक डायलॉग बोल दूं? डायलॉग बोल दूं? भैया हम उसी के भजन गाते हैं जिसकी खाते हैं। भाई जिसके खाएंगे उसके भजन गाएंगे। सिकंदर, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पापा ने आपको लपका दिया? कई बार हुआ है सर, और आपकी कोई गलती भी नहीं थी। ऐसा भी हुआ है, मतलब आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी लपका दिया। बताओ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? कल परसों हमारे घर में हो गई रामायण। मेरे साले का बेटा एमबीबीएस कर रहा है, वो अपनी कोई दोस्त की पार्टी में गया था। उसके दोस्त के पास पैसे नहीं थे, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरे पापा को बोल देता हूँ, पेटीएम करा देंगे। उसने अपने पापा को फ़ोन कर दिया, बोले पापा ये 5,000 रुपये एक बार इसको पेटीएम कर दो। पेटीएम कर दिया, दोस्त ने दूसरे दिन उसको कैश दे दिया। अब उसने क्या किया, वो केस जो है वो घर पे लाके वो जेब में रख लिया होगा, देना भूल गया अपने पापा को। तो आते ही उसकी मम्मी ने अटैक कर दिया कि तू इतना बड़ा हो गया क्या, और अपने पापा को हिसाब नहीं दे रहा, ये वो। उसकी मम्मी चिल्ला पड़ी तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोले अरे मम्मी मैं भूल गया, जेब में रख लिए, मैंने कोई क्राइम थोड़ी कर दिया। उसने वो पैसे निकाल कर और टेबल पे रख दिए कि पापा आएंगे तो पापा को दे दूंगा। फिर भूल गया वो, और उसके पापा आए, टेबल पे पैसे देखे, बोले वो इतना बड़ा आदमी हो गया, मेरे को पैसे ऐसे करेगा, ये लो साहब। फिर उसको लपका दिया। बोला अरे तुम तय कर लो कि मुझे करना क्या है। वो बुरी तरीके से दुखी हो गया। अरे मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं, तुम मेरे को ऐसे लपका रहे हो। लेकिन उस बच्चे के मुंह से जबान तक नहीं निकली, नीचे गर्दन करके सुनता रहा। क्या हम ऐसा करते? अब बाप है साहब, बाप डांटेगा तो आप पलट के जवाब थोड़ी दोगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। सही है कि नहीं है बताओ? हमें जो नियुक्त करेगा हम तो उसकी ही खाएंगे और उसी की बजाएंगे।
बताओ किसको रिपोर्ट देंगे? किसको रिपोर्ट देंगे? जिसकी खाएंगे। तो कौन हमें नियुक्त करेगा? कौन हमें नियुक्त करेगा? उसको हम रिपोर्ट देंगे। तो बताओ रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? नियोक्ता प्राधिकरण को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। समझ में आ रहा है क्या सबके? चलो अब पुराना रिवाइज करने का टाइम आ गया। आप लोग बताते जाना, मैं लिखता जा रहा हूं कि सब कई तरह की ऑडिट है, कौन सी ऑडिट किसे प्रस्तुत की जाएगी ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। बताओ कंपनी अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? बताओ बच्चों, तो ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि किसे सुपुर्द करता है और या फिर किसको प्रस्तुत करता है या किसको संबोधित करता है, तो किसको सुपुर्द करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। लेकिन सुपुर्दी कर रहा है, प्रस्तुत किसको कर रहा है? जो नियुक्त कर रहे हैं। और बताओ अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सदस्य। तो प्रस्तुत किसको करेगा? सदस्यों को। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? सदस्यों को। आप तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। सुपुर्द वाला तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जाके है, और अगर आ भी गया तो बच्चे इसमें तिल मिला जाएंगे और रिट लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आएगा ही नहीं ऐसा डिबेटेबल क्वेश्चन। आपको तो खाली क्या ध्यान रखना है कि कंपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे दी जाती है? सदस्यों को। अगर लैंग्वेज आ जाए किसको दी जा रही है, किसको पेश की जा रही है, तो ये क्या लैंग्वेज में ग्रामेटिक क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है। इंग्लिश में तो एड्रेस, प्रेजेंट ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो एक याद हो गया सबको। दूसरा आपसे ही पूछता हूं जो पढ़ चुके हैं, लागत अंकेक्षक अपनी कॉस्ट रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? किसको प्रस्तुत करेगा बताओ? लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अच्छा थोड़ा सा और एडवांस ले लें। चलो एक काम करते हैं, फॉर्म भी बताते जाओ, फॉर्मेट भी बताते जाओ। फॉर्मेट बताओ, कंपनी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किस फॉर्मेट में सबमिट करता है? तो फॉर्म तो कोई है नहीं, पर सेक्शन है। रिपोर्ट में आने वाले कंटेंट सेक्शन 143 की सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है। याद आ गया? ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले तत्व। बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर कौन से फॉर्मेट में देता है? फॉर्म नंबर CRA बोलो, CRA 3। किसमें देता है? CRA 3 में। अच्छा इनकी डेट भी लिख लेते हैं, लो साइड में डेट भी बता दो कितनी तारीख तक सबमिट कर दे। बताओ कंपनी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कितनी तारीख तक प्रस्तुत कर दे? ड्यू डेट क्या है? पहले तो ये बताओ रिपोर्ट कहां प्रस्तुत होगी और AGM कब तक हो जानी चाहिए? वित्त वर्ष की समाप्ति से 6 माह में। यानी कि शॉर्ट में क्या लिख दूं? लास्ट डेट क्या है इसकी? 30 सितंबर। लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर है। अभी देखो जैसे मैं ऑफिस का मेरे पास में ज्यादा लोड नहीं रहता, अभी मैं फ्री रहता हूं, अभी कोई ज्यादा खास काम नहीं है। अप्रैल और मई और निकल जाने दो बस मेरा। जून से मेरी ऐसी हालत हो जाएगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीने तो रो रो के निकाल दें हम, क्योंकि काम का लोड भयंकर। सितंबर तो लास्ट डेट है, सारी ऑडिटें करनी पड़ेगी नहीं तो पेनल्टियां हैं। बताओ कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कब तक सबमिट करेगा? बताया था आपको, वित्त वर्ष की समाप्ति से, वित्त वर्ष की समाप्ति से 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। दो चीजें समझ गए क्या? दो चीजें समझ गए। चलो तीसरा देखते हैं किसको याद है। शाखा अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? वेरी गुड। किसको प्रस्तुत करता है? मुख्य अंकेक्षक को। शाखा अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? मुख्य अंकेक्षक को। कोई फॉर्मेट कुछ नहीं है, वही धारा 143 की
उपधारा 3 में बताए गए कंटेंट, और ये प्रस्तुत करेगा। ये बात किसमें लिखी हुई है? धारा 143 की उपधारा 8 के अनुसार। धारा 143 की उपधारा 8 में लिखा हुआ है कि शाखा अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करनी है? मुख्य अंकेक्षक को। समझ में आ रहा है? सर इसकी ड्यू डेट क्या होगी? लास्ट डेट तो वही है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट मेन ऑडिटर को देगा। फिर मेन ऑडिटर किसको देगा? एजीएम में। तो 30 सितंबर लास्ट डेट हो सकती है, इससे पहले ही देनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं। बोलो यहां तक की बातें समझ में आ रही है? ये 3 तो आप मेरे से पढ़ चुके हैं, कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और ब्रांच ऑडिट। बातों बातों में मैंने कुछ नाम लिया था आपके सामने। कर अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट। अब बताओ टैक्स ऑडिटर अपने टैक्स ऑडिट किसको प्रस्तुत करेगा? किसको प्रस्तुत करेगा? अगर आप कहोगे बीओडी, तो खाली कंपनी की थोड़ी होती है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट तो गोलगप्पे वाले की भी होती है, पान वाले की भी होती है। क्या कराते हैं पान वाले ऑडिट? अरे क्या बात कर रहे हो, फिर आपने पान ही नहीं खाया इसका मतलब। खाए जयपुर में पान? किसका खाए बताओ? मानसूर में अनूप पान भंडार, मुरली पान भंडार, रघुकुल पान भंडार, या प्रेम पान भंडार अजमेरी गेट पे, ये सुभाष पान भंडार। ये ऐसे पान वालों के नाम बता रहा हूं जिनका टर्नओवर है 5-5 करोड़ का। 5 करोड़ के पान बेच देते हैं। चाय वाले ऑडिट करा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? अमृत तुल्य चाय, मंगल चाय, 30-30 रुपए की चाय बेच रहे हैं, 1-1, 2-2 करोड़ की चाय बेच रहे हैं वो। समोसे वाले, कचौरी वाले ऑडिट करा रहे हैं, रावत कचौरी। तो हमें टैक्स ऑडिट क्या कहती है? अगर किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो एकल व्यक्ति हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे कंपनी हो, अगर उसकी बिक्री 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, कमाई नहीं, बिक्री, टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो सीए से क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट। और ये बात कंपनी एक्ट में लिखी हुई नहीं है, ये बात किस में लिखी हुई? इनकम टैक्स एक्ट में। इसलिए इसका नाम है टैक्स ऑडिट। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ टैक्स ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? ये 2 लोगों को प्रस्तुत करता है। एक तो जो नियुक्त कर रहा है उसको, नियोक्ता को, और एक कॉपी कहां जाती है इसकी? इनकम टैक्स में, आयकर अधिकारी को, आयकर अधिकारी को। समझ में आ रहा है? अब इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट है या तो 3CA या 3CB। ये इनकम टैक्स एक्ट में फॉर्म दिया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट का, फॉर्म नंबर 3CA या 3CB। सर ये क्या होते हैं? ये मैं टाइप्स ऑफ ऑडिट में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, अभी फिर मेरे को पूरी गणित समझानी पड़ेगी इसमें। और नेक्स्ट है बच्चों कि सब टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर। क्या है बताओ इसकी लास्ट डेट? 30 सितंबर। समझ गए? चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी के और भी ऑडिट्स हैं जो हम कल करेंगे। अभी मैंने आपको कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और ब्रांच ऑडिट करवा दी है, बाकी की ऑडिट अपन कल करेंगे।